Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition। आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो ऑनगोइंग हमारा यूपी JVRNL एग्जाम के क्वेश्चंस का डिस्कशन वीडियो था, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट मींस फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था 1 to 18 क्वेश्चन और आज हम 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन ये है हमारा, ये कह रहा है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर ईयर इज 60,000 full stop. The estimated sales for this period is 1 lakh full stop. The variable cost per unit for this product is 8 full stop. If each unit sold is at 20, then the break even point would be. So break even point dear student क्या पूछ रहा है इसमें? ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी। बीईपी क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये होता है हमेशा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सेलिंग पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये होता है डियर स्टूडेंट इसका फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम इसमें पुट करें डियर स्टूडेंट तो क्या आएगा? बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 60,000 है, राइट 60,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है? ईच यूनिट सोल्ड इज एट ₹20 मींस 20 है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसका 8 है, तो माइनस 8। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 12 और ये 12 5 जा 60, 5,000 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा? 5,000 यूनिट्स, 5,000 हमारा क्या हो जाएगा? 5,000 रुपीज इसका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, राइट। सो 5,000 विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारा, ये कह रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में ये इरेज कर देता हूं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अ कैंटिलीवर कैरीज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एट इट्स फ्री एंड। A cantilever carries a concentrated load W at its free end. Its shear force diagram will be. ये कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है ये, और ये लोड कैरी कर रहा है फ्री एंड पे W, तो इसका shear फोर्स क्या होगा? तो shear फोर्स डायग्राम कैसा होगा? तो यहाँ पे भी shear फोर्स W होगा, shear फोर्स W होगा, यहाँ भी W होगा, यहाँ भी W होगा और फिक्स्ड एंड पे भी W होगा। सो ऑब्वियसली इसका जो shear फोर्स डायग्राम हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ये हैचिंग होगी, ये हमारा हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? W। तो ये इसका shear फोर्स डायग्राम हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डियर स्टूडेंट अगर ड्रॉ किया जाए तो बेंडिंग मोमेंट, ये shear फोर्स डायग्राम है, दिस इज shear फोर्स डायग्राम, दिस इज shear फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर बात करोगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या है? यहाँ पे 0 होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक ट्राइंगल जैसा आपको दिखेगा बेंडिंग मोमेंट। फिक्स्ड एंड पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, कितना होगा? W इंटू एल, और ये 0 फ्री एंड पे 0 होगा। सो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 1 हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया होगा। नाउ हम 21 क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है MS DOS, C++, लाइनक्स और यूनिक्स। तो यहां से साफ क्लियर है कि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साफ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस अ रोटेशनल मोशन। कह रहा है कि इनमें से कौन से केस में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे पुलिंग पाइप नहीं हो सकता, पाइप को पुल करने से कभी भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा। पुलिंग वायर तब भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा। पंचिंग अ होल इन अ पेन तब भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा। पैडलिंग बाइसिकल में रोटेशनल मोशन होगा। पैडलिंग बाइसिकल में डियर स्टूडेंट इस टाइप से पैडलिंग करेंगे हम तो ये सर्कुलर मोशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो पैडलिंग बाइसिकल विल बी द राइट आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत आसान है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं, तो आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। ओके, इसको इरेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है डियर स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कटिंग टूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कटिंग टूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कटिंग टूल। सो कटिंग टूल कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन कह रहा है स्क्राइबर। स्क्राइबर मार्किंग टूल होता है डियर स्टूडेंट, एज यू नो। कहीं पे भी अगर आपको मार्क करना है कंपोनेंट पे तो स्क्राइबर यूज करते हैं, तो स्क्राइबर हो नहीं सकता। पंच हम बेसिकली होल मार्क करने के लिए यूज करते हैं, कहीं पे ड्रिल करना है तो उस पॉइंट को मार्क करने के लिए पंच यूज करते हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से पंच होता है, ठीक है। बेंच वाइज होल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, बेंच वाइज हमारा होल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। तो बैंड शॉ बेसिकली कटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बैंड शॉ, राइट। सो बैंड शॉ हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कटिंग टूल? बैंड शॉ इज अ कटिंग टूल, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फॉलोइंग कंपोनेंट इज एब्सेंट इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिस्टम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एब्सेंट होता है? तो डियर स्टूडेंट वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो वेपर एब्जॉर्प्शन में डियर स्टूडेंट अनलाइक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्रेशर मिसिंग होता है, तो ये आपको याद रखना होगा, कंप्रेशर मिसिंग होता है, क्योंकि इसमें कंप्रेशर की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। क्योंकि इसमें क्या करता है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो जैसे ही इवापोरेटर में जाता है तो एब्जॉर्ब होता है, और उस एब्जॉर्ब रेफ्रिजरेंट को हमें बेसिकली एब्जॉर्बेंट से रिमूव करना होता है कंडेंस करके, और फिर फर्दर पंपिंग करके फिर से हम उसको सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें कंप्रेशर की जरूरत नहीं होती है, हमें प्रेशर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कंप्रेशर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इसको इरेज करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 25 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फॉर एन आइडियल हीट पंप एंड एन आइडियल रेफ्रिजरेटर एंड वर्किंग बिटवीन द सेम हायर एंड लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर्स which among the following relations is true। कह रहा है कि एक आइडियल हीट पंप है और एक आइडियल रेफ्रिजरेटर है, राइट, और वो वर्क कर रहा है सेम हायर और लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर के बीच, मतलब जो सोर्स है और सिंक है वो ये दोनों बेसिकली उसका क्या है, सेम है।
तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए अगर आप देखोगे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये आपका क्या है, सोर्स है, और ये क्या है, सिंक है। सिंक से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं Q2, और ये आपका रेफ्रिजरेटर या हीट पंप हो सकता है कंडीशनली। आपको वर्क देना होता है, यहाँ पे वर्क इनपुट देना होता है W, और ये हीट रिजेक्ट करता है Q1 सोर्स को। सोर्स T1 टेम्परेचर केल्विन पे होता है, सिंक T2 पे होता है। यहाँ पे COP अगर आप सबसे पहले देखोगे COP ऑफ हीट पंप, सो COP ऑफ हीट पंप हमेशा क्या होता है, Q1 बाय W। W क्या होता है, Q1 माइनस Q2, Q1 बाय Q1 माइनस Q2, ये होगा COP ऑफ हीट पंप। और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा Q2, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे Q2 होता है, Q2 बाय इनलेट इनपुट Q1 माइनस Q2। इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, T1 बाय T1 माइनस T2, राइट, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज T2 बाय T1 माइनस T2। डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में अगर 1 ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेटर का क्या है, T2 बाय T1 माइनस T2, इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो ये बच जाएगा T1 बाय T1 माइनस T2, T2 कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है, COP ऑफ हीट पंप है, COP ऑफ हीट पंप आ गया। मतलब यहां से क्लियर हो गया कि COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप ये क्या होगा आपका, COP ऑफ हीट पंप 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होगा, राइट। अगर आप रिलेशन देखोगे तो यहां से हम लिख सकते हैं कि COP ऑफ हीट पंप -1 क्या हो जाएगा, COP ऑफ हीट पंप -1 ये क्या हो जाएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। और यही रिलेशन है डियर स्टूडेंट, आपको हमेशा याद रखना है कि COP ऑफ हीट पंप 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। तो उस रिलेशन से हम ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप -1। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है, COP ऑफ हीट पंप का COP हमेशा 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर के COP से 1 ज्यादा होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, इसी से आप ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर सकते हो, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप -1। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। ये वाला जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है, ये वाला रिलेशन याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 25 हमने कर दिया, 26 देखने से पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है डियर स्टूडेंट, प्लायर इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्या कह रहा है, प्लायर इज एन एग्जांपल ऑफ, प्लायर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो डियर स्टूडेंट प्लायर मतलब प्लास, तो प्लास इसमें से कौन सा है, क्लास 2 लीवर, क्लास 1 लीवर, क्लास 4 लीवर, क्लास 3 लीवर। तो डियर स्टूडेंट प्लास को अगर आप देखोगे ना तो प्लास को हमेशा क्या बोला जाता है, क्लास 1 लीवर बोला जाता है, क्लास 1 लीवर बोला जाता है, क्लास 1 लीवर विल बी द राइट आंसर। आपको सबसे पहले समझना होगा क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, ये 3 लीवर होते हैं। क्लास 1 लीवर में क्या होता है, ये आपका लीवर है, ये फल्क्रम है, और जिस एंड पे एफर्ट लग रहा है उसी एंड से एफर्ट, ये एफर्ट है P और ये लोड है W, ठीक है। तो ये एफर्ट, ये बेसिकली आपका लोड है और ये एफर्ट है, ये एफर्ट है। तो फल्क्रम से ये एफर्ट आर्म होता है और ये लोड आर्म होता है, एफर्ट आर्म होता है और ये लोड आर्म होता है। ये वाला क्या है, ये लोड आर्म होगा और ये एफर्ट आर्म होगा, ये एफर्ट आर्म होगा, राइट। सो